नमस्कार विद्यार्थियों। आज विभाग तृतीय वर्ष का अगला टॉपिक लेते हैं। हम पढ़ रहे थे चीन का प्रादेशिक भूगोल, और चीन के प्रादेशिक भूगोल में हमने भौतिक उच्चावचों के बारे में पढ़ा। चीन में कौन कौन से भौतिक उच्चावच हैं, उनके अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। चीन की प्रमुख 3 नदियाँ हैं, हवांगो, यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग नदियाँ। और उसके बाद है जलवायु के बारे में पढ़ा, और विशेषतः एक सब ध्यान रखना, टाइफून, चीन में आने वाले तूफानों को, चक्रवातों को है टाइफून के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता चीन की प्राकृतिक वनस्पति एवं कृषि प्रदेश। चीन की प्राकृतिक वनस्पति क्या है, कितने प्रकार की है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चीन एक बहुत बड़ा विशाल देश है और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। प्राचीन काल में चीन के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 41% भाग पर वनों का विस्तार था, परंतु लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण है यहाँ पर वनों में कमी आई है। अधिकांश भाग है वो वनस्पतिहीन हो गए हैं, और वर्तमान में यहाँ पर केवल 10% भूभाग पर वनों का विस्तार है। वनों के विनाश का मुख्य कारण यह माना जाता है कि भूमि कटाव है, बाढ़ का प्रकोप की अधिकता है, बढ़ती जनसंख्या है, ये भूमि के कटाव के प्रमुख कारण हैं। चीन की प्राकृतिक वनस्पति को 9 भागों में विभाजित किया गया है, और ये 9 भागों का विभाजन है वो वार्षिक वर्षा के वितरण के आधार पर किया गया है। वार्षिक वर्षा कहाँ कहाँ पर कितनी पाई जाती है उसी के आधार पर विभाजन किया गया है। पहली आती है मरुभूमि की वनस्पति। कहने का मतलब है वहाँ पर मरुस्थलीय जो वनस्पति है वो गोबी का मरुस्थल चीन के उत्तरी भाग में पाया जाता है। तकला मकान है। देश के अन्य भूभागों में भी मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती हैं। होपे से संघाई तक लवणोद्भिद वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद स्टेपी मैदान, स्टेपी प्रकार की वनस्पति है। मरुद्भिद वनस्पति को शुष्क वनस्पति कह सकते हैं, ये स्टेपी अर्ध शुष्क कह सकते हैं। आंतरिक मंगोलिया, तिब्बत और सिक्यांग वाले भागों में छोटी छोटी घासें पाई जाती है। उसके बाद अर्धशुष्क झाड़ियाँ सांसी, सैंसी व कांसू प्रांत में अर्धशुष्क झाड़ियाँ पाई जाती है। उपजाऊ भाग में पोपलर, पाइन और सेडार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्वतीय वनस्पति, पर्वतों के शुष्क ऐसे क्षेत्र जहाँ जैसे पूर्वी तिब्बत है, उत्तरी पश्चिमी कांसू है, यहाँ पर घास और पौधों का दोनों का मिश्रण पाया जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। उसके बाद आता है मिश्रित वन। मिश्रित वनों में दक्षिणी पश्चिमी व उत्तरी पर्वतों की ऊंचाई व ढाल के अनुसार कोणधारी वन व पतझड़ वन के वृक्ष मिलते हैं। इसमें ओक, चेस्टनट, चीड़, मेपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। जेचवान के निचले प्रदेश की वनस्पति, जेचवान बेसिन चीन का उत्तरी पूर्वी भाग है। वहाँ पर साइप्रस, बांस, ताड़, बरगद के वृक्ष अधिकांशतः पाए जाते हैं। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति में यांगटी सिक्यांग, ये यांगटी सिक्यांग वाला भाग है। यहाँ पर यांगटी सिक्यांग के आसपास चौड़ी पत्ती वाले उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें चीड़, फर और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन। चौड़ी पत्ती वाले वन ये दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ दक्षिण चीन के आसपास ताइवान से संबंधित से जो जुड़ा हुआ भाग है वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। अत्यधिक वनों के विनाश के कारण भौतिक और आर्थिक कठिनाइयाँ चीन की जनता को सामना करना पड़ रहा है, और कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद यहाँ पर इस समस्या की ओर ध्यान दिया गया, और वर्तमान में चीन सरकार है वो क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और अनेक सामाजिक आर्थिक संस्थाएं हैं वो इस वृक्षारोपण का कार्य है तो आर्थिक सहयोग दे रही हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में चीन में हजारों वन केंद्र स्थापित किए गए हैं जो वनों के विस्तार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। अब आता है चीन के कृषि प्रदेश। चीन के कौन कौन से कृषि प्रदेश है, किन कृषि प्रदेशों में विभाजन किया गया है। चीन एशिया महाद्वीप का प्रमुख कृषि प्रधान देश है, और चीन की कृषि का स्पष्ट अध्ययन करने के लिए गेहूं और चावल की चीन की दो प्रमुख फसलें हैं। उत्तरी चीन में गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि दक्षिणी चीन में चावल का उत्पादन होता है। इस प्रकार से चीन को 2 मूल बड़े कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
उत्तरी गेहूं प्रदेश और दक्षिणी चावल प्रदेश। चीन को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य डडले स्टाफ ने 1918 में किया था। उसके बाद जे एल बक ने 1929 से 33 के बीच में कृषि प्रदेशों का विभाजन किया और बक ने 8 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया। उसमें पहला आता है बसंतकालीन गेहूं प्रदेश। ये बसंतकालीन गेहूं प्रदेश है। मंचूरिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर बसंतकालीन गेहूं, ज्वार, सोयाबीन, कायोलिंग आदि के उत्पादन होते हैं और जो सिंचाई के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद है शरदकालीन गेहूं, ज्वार, बाजरा प्रदेश। ये लोएस्ट मिट्टी वाला शरदकालीन गेहूं बाजरा प्रदेश ठीक वसंतकालीन गेहूं के नीचे वाला भूभाग है जहां पर ज्वार बाजरा उत्पादित होता है। ये लोएस्ट की मिट्टी वाला प्रदेश है जहां उपजाऊ मिट्टी है और सर्दियों में गेहूं और ग्रीष्मकाल में ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की फसलें इसी क्षेत्र में विशेषतः बोई जाती हैं। उसके बाद है शरदकालीन गेहूं और काओलिंग प्रदेश। शरदकालीन गेहूं और काओलिंग प्रदेश ये वाला मंचूरिया वाला क्षेत्र है। ये वाले भूभाग में इस प्रकार चीन के विशाल भूभाग को घेरे हुए हैं और इसमें 68% भूभाग है कृषि योग्य है। यहाँ पर होपी, होनान, सांतुक प्रांत है जहाँ पर इस तरह गेहूँ की उपज ली जाती है और ग्रीष्मकाल में कायोलिंग, मक्का और कपास उत्पादित की जाती है। उसके बाद आता है यांगटी सिकियांग का चावल एवं गेहूँ प्रदेश। हुपेऊ, चियांसू, आनहुई आदि प्रांत है जहाँ कृषि योग्य भूमि का 35% भूभाग है और नदियों, नहरों और झीलों का जाल बिछा हुआ है जहाँ पर्याप्त सिंचाई के संसाधन उपलब्ध है और डेल्टाई भागों में चावल तथा आंतरिक भागों में गेहूं का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद आता है जेचवान बेसिन। जेचवान बेसिन यह है वाला जिसको रेड बेसिन के नाम से जाना जाता है जहाँ की प्रमुख फसल है वो चावल है। उसके बाद है चावल और चाय प्रदेश। ये कवांगसी, हुनान, फुकाइन प्रांतीय तटीय भागों में प्रदेश है जहाँ पर कटी फटी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ी ढलानों पर चाय की कृषि की जाती है। चावल की 2 फसलों वाला प्रदेश सिकियांग और उसकी सहायक नदी घाटियाँ हैं जहाँ वर्ष पर्यंत वर्षा होती रहती है और चावल की 2 फसलें उत्पादित की जाती है। उसके बाद आता है दक्षिणी पश्चिमी चावल प्रदेश। दक्षिणी पश्चिमी चावल प्रदेश में नदी घाटियों के आसपास का क्षेत्र जो कृषि योग्य भूमि है और 65% भूभाग पर खाद्यान्नों की उत्पादन की जाती है। वहाँ के चावल प्रमुख कृषि खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा मक्का, जो ज्वार, बाजरा आदि है यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार ये था चीन की प्राकृतिक वनस्पति और चीन का कृषि प्रदेश। ये बड़ा अगर चीन का प्रश्न बनता है तो चीन के कृषि प्रदेश का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो इसमें डायग्राम बनाना ज़रूरी है। और इसके अलावा चीन को कितने प्राकृतिक भूभागों में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण बताइए, तो उसके बारे में आप स्पष्ट तौर पे बता सकते हैं।